मौलाना महमूद मदनी को बांग्लादेश भेजने की धमकी दी थी आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने, और हेमंता का ये चैलेंज कबूल करते हुए आसाम पहुंच गए मौलाना महमूद मदनी। वहां जाकर हेमंता के सामने उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया और कहा, मैं मौजूद हूं आसाम की राजधानी गुवाहाटी में, और अगर हिम्मत है हेमंता बिस्वा शर्मा में तो मुझे बांग्लादेश भेजकर दिखाएं। मौलाना महमूद मदनी ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा को तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इंडिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ लफ्जों में जरूर कह दिया कि जो लोग फिरका परस्ती के एजेंडा पर अमल करते हैं, जो लोग भारत में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, ये बात है। मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये का प्लान ले लीजिए। पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी और उनकी जमीयत ने एक बयान जारी करके हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार की सख्त तनकीद की थी और कहा था, जिस तरह हेमंता बिस्वा शर्मा और BJP सरकार के जरिए आसाम में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, लगातार मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, यह नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है और ऐसे शख्स को CM की कुर्सी पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे शख्स को CM के ओहदा से हटा देना चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। और जब मौलाना महमूद मदनी का बयान हेमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचा तो हेमंता की बुखलाहट साफ लफ्जों में नजर आने लगी। हेमंता ने आग बगोला होकर कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं जमीयत उलमा हिंद के नेताओं को ही बांग्लादेश भेज दूं, अगर मेरा बस चले तो मैं मौलाना महमूद मदनी को भी बांग्लादेश भेज दूं, इंडिया में ऐसे लोगों को रहने का कोई हक हासिल नहीं है। हेमंता ने कांग्रेस के नेताओं पर भी गुस्सा का इजहार किया और कहा, मौलाना महमूद मदनी कौन होते हैं मुझे CM के ओहदा से हटाने वाले, इस तरह की मुहिम चलाने वाले? लेकिन कांग्रेस के नेता चुपचाप हैं, खामोश हैं। अगर कांग्रेस के CM को भी मौलाना महमूद मदनी ओहदा से हटाने की बात करते तो मैं मौलाना महमूद मदनी की मुखालफत करता, साथ नहीं देता, लेकिन मुझे CM के ओहदा से हटाने की बातचीत की जा रही है और कांग्रेस के नेता, अपोजिशन के रहनुमा यहां चुपचाप हैं। यह बात यहां पर रुक गई मौलाना महमूद मदनी का। इसके बाद कोई जवाब सामने नहीं आया। इधर मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आया कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की रोटियां खाई है और कांग्रेस के जमाने में ही इसने सारी ताकतें हासिल की और अब BJP की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनकर यह मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रहा है, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भी रिएक्शन दिया, जवाब दिया और कहा, मौलाना अरशद मदनी ने मेरे खिलाफ साजिशें की थी। मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर ही कांग्रेस में टिकट बांटा जाता था और इसी वजह से कांग्रेस की हालत हुई है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में यह भी कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी को बाज़ाब्ता खत लिखकर कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा संघी जहनियत का है, वो RSS का है, उसको टिकट ना दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने मेरी बात नहीं मानी। बहरहाल ये सब बातें इधर बीच में चल रही थी। अचानक मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज सामने आती है जिसमें बताया गया कि मौलाना महमूद मदनी ने आसाम के मुतासिरा इलाकों का दौरा किया है, यानी धुबरी का, ग्वालपारा का और उन इलाकों का जहां तकरीबन 50,000 मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है। वो टेंटों में, खेमों में बगैर घरों के रहने पर मजबूर हैं और अब उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनसे उनकी शहरियत छीनी जा रही है। इतना ही पर मौलाना महमूद मदनी ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि मौलाना महमूद मदनी ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, विक्टिम से बातचीत की, उनके दर्द को जानने की कोशिश की। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, सहाफ़ियों से बातचीत की। क्या कुछ मौलाना महमूद मदनी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, आप उसे सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने कष्ट किया
हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर थोड़ा सा मैं जमीयत उलमा हिंद का परिचय देना चाहूँगा। इसके 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस संस्था को, और भारत के स्वाधीनता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम मूवमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन ने लीडिंग रोल प्ले किया है। फिर जब लोगों ने टू नेशन थ्योरी को पेश किया, तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम अकेली जिसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज़ को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है, तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नज़र में रख कर के बात करती है, और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध इसकी बुनियाद में है। इस थोड़े से बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज के इशू पर आता हूँ जिसके लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। यहाँ स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीक़े को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और ख़ास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के ख़िलाफ़ होगा, ख़ास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग ख़ास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज़ करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीक़े से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीक़ा मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई
फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नज़र में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर हैं, निकाल दो, डिपोर्ट करो, इंडियन हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी हैं। तो मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है, मैंने क्या डिमांड करी थी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँगा। अभी भी डिमांड है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता हूँ। में आप बोल देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि आप शिविर में गए, आपको बहुत दुख हुआ, तो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है उनका भी एक डिमांड है। हाँ। उनके जगह पे आप जाइए कि नामघर कैसे, नामघर की जमीन छीन ली गई है। जमीन एक घर होता है, उसके बाद 1000 घर रातों रात हो जाते हैं। उनका भी एक पक्ष है, आप उस पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, असम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। हाँ ये तो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है, ये तो इंडिजिनस पीपल का क्या कहेंगे? यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात चूँकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूँ ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहाँ से आता हूँ, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए। और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है। मेरी बात सर मेरी बात पूरी तो हो जाए, आप बिल्कुल बोलिएगा, आप ये माइक भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देवदान फ़कीर ने मिलके एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज़, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ़ है
तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ नहीं तकलीफ होगी, अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ होगी और मैं कहूँगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से होगी? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम दो उंगलियां हैं, आप एक उंगली को तकलीफ होगी दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? परंतु माननीय जी, आपको लेकर सीएम का तकलीफ है, क्योंकि आप लोग के आने के बाद कल उन्होंने ट्वीट किया है, आप लोग का नाम भी दिया और कहा है कि बीटीसी इलेक्शन हाल ही में है और इसीलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह ना हो, तो आप लोग को मॉनिटर क्या कर रहा है? ठीक है, उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है मॉनिटर करना, वो अपना काम करें, ठीक है। सर फिलहाल मतलब विश्व शर्मा ने बोला है कि वो आपसे डरते नहीं है, आपका क्लियर स्टेटमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और उनका पार्टी के लिए। भाई वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ, तो वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। सीएम ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाएगा। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसी शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के, ना हम तो बहुत छोटे से आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का जब टिकट वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। सर आप यहाँ पे आए हैं, आपको लेकर यहाँ पे जो छोटे बड़े जो जितना भी रीजनल पार्टी है, उन लोगों का बोलना है, कहना है कि आप अजमल साहब की आमंत्रण से, इन्विटेशन से आप यहाँ पे आए हैं, इलेक्शन सामने। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। उन इन्विटेशन से क्या आऊँगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो। ये तो ठीक है, अब लोगों को कहने के भाई जितने मुँह उतनी बातें,
आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। मदन जी बहुत सारे लोग बहुत सारे आसाम का पर्टिकुलरली अपर आसाम का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये जो एविक्शन हुआ है उसका सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है कि ये डिजाइन वेल प्लान एग्रेशन है किसी लोगों का, तो उनको एविक्ट करना ये सरकार का जिम्मेदारी है। क्या कहें, एविक्शन मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए, दुश्मनी के साथ करने की क्या ज़रूरत है। एक काम होता है कि दो लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है, कहीं कहीं ज़रूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, ज़रूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है, 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। आरएसएस को प्रेस किया था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के ऊपर, क्या हिंदू मुस्लिम का यूनिटी? नहीं, मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया, नहीं मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी, तो आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। आसाम में जो यूनिटी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, आसाम में भी और भारत भर में भी हज़ारों साल से यूनिटी रही है, ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फ़ायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं, जो आप यहाँ पे आए हैं, आपसे आने से फायदा सीएम को होना है, क्योंकि आप जब आएंगे कुछ लोगों के हिसाब से आप बात करेंगे। अच्छा, ये तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूँ मैं यहाँ, मीडिया के साथ, मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज़्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूँ यहाँ, कितने साल के बाद बैठा हूँ बताइए, कितने साल के बाद बैठा हूँ, बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है एविक्शन भी इसी वजह से हो रहा हो सकता है इसी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए एविक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूँ यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूँ, और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं तो मानता हूँ कि हाँ जी वो हीरो हैं। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूं, तो फिर आपको लगने लगे, नहीं किसी को भी लगे, हाँ किसी को भी लगे। जी हाँ, बीच का इलेक्शन पास है, आपने ही मेंशन किया है, तो एक बात चल रहा है कि ऑपोजिशन, जो बीजेपी का ऑपोजिशन है वो डिवाइड हो जाता है और बीजेपी बार बार रूल पे आता है। तो आप देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि कांग्रेस सारे ऑपोजिशन एक हो ताकि बीजेपी को हराया जा सके, ऐसा कोई इनिशिएटिव? नहीं, ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं है, पता नहीं। मैंने कहा जो इनके सवाल के जवाब में कहा मैंने। कल एक प्रेस रिलीज में आपको मिला था, वहाँ पे लिखा हुआ था जेल जाऊंगा, लेकिन वो भाई मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दोगे वहाँ भी चला जाऊँगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहाँ भी चला जाऊँगा, उसमें क्या परेशानी है। मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। इलेक्टेड पीपल के लिए आपका डिमांड क्या है? क्या मैंने बताया कि जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से वो भारतीय नागरिक हैं अगर, तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए, भाषा बात का। तो नहीं रहे अभी, सीएम तो एग्रेसिव जा रहे हैं, तो आप लोग का स्टैंड क्या हो? सीएम तो बोल रहे हैं कि होगा। अब वो जब समय आएगा बताएंगे, जो हम लोग जो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत शुक्रिया। आप ग्राउंड में गए, आपने जायजा लिया, तो जमात उलमा अब आगे जाके इस इलेक्शन
ऊपर क्या करेंगी, क्या कदम लेना चाहती यही मैंने कहा कि समय पर इसके बारे में फैसला किया जाएगा। मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, पूरी संस्था है। और दूसरी बात है, आपने यहीं पे कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनको पाकिस्तान जाना नहीं, वो तो मैंने नफरती चिंटुओं के बारे में कहा है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। तो आपने सुना मौलाना महमूद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, सहाफ़ियों के हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। और मौलाना महमूद मदनी का ये जो कदम है, अब इसकी तारीफ़ की जा रही है, सोशल मीडिया पर इसका वेलकम किया जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब उम्मत शदीद बहरान से दो चार थी, आसाम के मुसलमानों को ज़रूरत थी कि उनका लीडर उनके बीच आए, उनको हौसला दे, उनको हिम्मत दे, और मौलाना महमूद मदनी ने काम कर दिखाया। और लंबे अरसे के बाद ऐसा कोई मामला सामने आया है कि मुसलमानों का जो टॉप लीडर है, मुसलमानों की क़यादत जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों ने बराह रास्त ऐसी जगह का दौरा जाकर किया हो। इससे पहले जमीयत उलमा हिंद के वफद ने दौरा किया था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी मौजूद थे। लगातार जमीयत की तरफ से आसाम के मुतासरीन को मदद पहुँचाई जा रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से उनको हर तरह का सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने बराह रास्त वहाँ पहुँचकर वहाँ के लोगों को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, और पूरे हिंदुस्तान में मौलाना महमूद मदनी के इस इक़दाम की तारीफ हो रही है। नौजवान अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने कायदाना किरदार अदा किया है। आपने सुना होगा मौलाना महमूद मदनी की किसी में कि मौलाना महमूद मदनी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो उसे बांग्लादेश भेजने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाप ने, जिसके दादा ने आज़ादी की जंग लड़ी है, जिनके बाप और दादा ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना खून पसीना पानी की तरह बहा दिया, उनको इस तरह की धमकी दी जा रही है। खुद हेमंता को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। तो मौलाना महमूद मदनी के इक़दाम की सिताइश हो रही है कि जब उम्मत क्राइसिस का शिकार है, जब आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है, आसाम को दुनिया का दूसरा म्यांमार बनाया जा रहा है, मौलाना महमूद मदनी ने बराह रास्त आसाम का दौरा करके लोगों को हौसला दिया है, हिम्मत दी है। और मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि लड़ाई यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसी भी इंडियन को बांग्लादेशी भेजने नहीं देंगे। अदालत का वो दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, कोर्ट में अब बाज़ाब्ता मुकदमा चलेगा। आसाम के लोगों में भी मौलाना महमूद मदनी के आने की वजह से एक तरह का इत्मीनान देखा जा रहा है। वहाँ के लोगों ने खैर मकदम किया है, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर मौलाना महमूद मदनी ने हमारे बीच आकर हमारे हौसले को बढ़ाया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और फिर गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।